वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। और आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द कंपनसेशन मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ये एचआर का हम टॉपिक लेके चल रहे हैं और ये हमारा सेकंड पार्ट है रिलेटेड टू कंपनसेशन मैनेजमेंट। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट में बताएं कि क्या प्रॉब्लम है एंड शेयर करें। ठीक है, तो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि यस, फैक्टर अफेक्टिंग कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फिर वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं। तो टू टाइप कौन कौन से हैं? इंटरनल फैक्टर्स हैं एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब हम इनको एक एक करके डिस्क्राइब करती हूँ मैं आपके सामने। तो इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? आप सब लोग जैसे कि जानते हैं, इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो जो इफेक्ट करते हैं हमारी कंपनसेशन पॉलिसी को, उसको बोलते हैं इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर अफेक्टेड द फैक्टर विच अफेक्टेड द कंपनसेशन पॉलिसी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, दैट आर कॉल्ड internal factors, and the factors which are affected by outside the organization, then that is called एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, जो फैक्टर्स हमें अंदर से इफेक्ट करें, कंपनी के जो अंदर फैक्टर होते हैं जो वो इफेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल। और जो कंपनी के आउटसाइड कंपनी जो फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा जॉब इवैल्यूएशन। देखिए, जॉब इवैल्यूएशन के बेस पे हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं। जब भी हम अपनी कंपनसेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर जो जॉब इवैल्यूएशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो भी हमारी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो जॉब, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई जॉब है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और चैलेंजिंग है, तो उसकी जो वेज होगी वो भी क्या होगी? हाई होगी, उसकी सैलरी भी हाई होगी। ठीक है, अगर कोई जॉब है वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन हम मान ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन ले रहे हैं हम, ठीक है, कोई ए ग्रेड की जॉब है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कंपनसेशन पॉलिसी बनाएंगे। और कोई अगर लेबर ले रहे हैं या कम स्किल वाले सेमी स्किल्ड पर्सन ले रहे हैं तो हम उनके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, तो पहला फैक्टर है जॉब इवैल्यूएशन। सेकंड है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या आता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि हम लोग क्या करते हैं, ईयरली हम रिव्यू करते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस का। ठीक है, कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसका रिव्यू करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि किसकी सैलरी को कितना इंक्रीज़ करना है। जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है उसको हम प्रमोशन भी देते हैं, साथ में सैलरी में भी इंक्रीज़ करते हैं। जिसकी अच्छी नहीं है उसको हम थोड़ा कम इंक्रीमेंट लगाते हैं उसका। ठीक है, जिसकी बिल्कुल ख़राब है उसको थोड़ा और कम इंक्रीमेंट हम देते हैं। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है जब हम कंपनसेशन पॉलिसी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला तो है कंपनसेशन पॉलिसी। तो कंपनसेशन पॉलिसी, इसका मतलब क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की कंपनसेशन पॉलिसी क्या है, ये भी बहुत इफेक्ट करती है ये भी बहुत इफेक्ट करती है हमारी पॉलिसी बनाने को। ठीक है, जो कंपनसेशन मैनेजमेंट है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। किस तरीके से? अब एक बात बताओ कि कोई कंपनी है, वो एक तो बहुत बड़ी कंपनी है, एक छोटी कंपनी है, तो दोनों की पॉलिसीज में डिफरेंट होगा ना, तो उसी के बेस पे हम पे स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ का। ऐसा तो नहीं है कि जो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो पे वो दे रही है वही पे हम देंगे। नहीं, हम डिफरेंस होता है ना छोटी और बड़ी कंपनीज़ के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनकी स्किल्स में भी डिफरेंट होता है। तो इसलिए हमारी जो कंपनसेशन पॉलिसी है वो भी डिफरेंट होती है। और वो किस पे हमारी बेस है कि हमारी जो गाइडलाइंस, बेसिकली कंपनसेशन पॉलिसीज़ क्या होती है? जनरल गाइडलाइंस होती हैं फॉर मेकिंग कंपनसेशन डिसीजंस। तो इसके अंदर पे लीडर्स देखते हैं हम, ठीक है, कि जो हमारे एम्प्लॉयर है उसकी कितनी एबिलिटी है पे करने की। नेक्स्ट देखते हैं कि मार्केट रेट क्या है, मतलब जो हमारे सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको हम एज ए मॉडल मान के हम देखते हैं। और जो बाकी और ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जो और ऑर्गेनाइजेशन है जो हमसे सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या पे कर रही है, मतलब मार्केट में क्या रेट चल रहा है। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हम एक मिनट, यस, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है, ठीक है, वो सब हम देखते हैं। तो ये आता है कंपनसेशन पॉलिसीज़ के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है एबिलिटी टू पे।
एबिलिटी टू पे का मतलब है कि जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कितनी एबिलिटी है पे करने की। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा पे करती है क्योंकि उनके जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा है। और जो छोटी कंपनीज़ हैं, ठीक है, या जो अभी न्यू स्टार्टअप्स उभर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, उनकी वो कम पे करते हैं। और जो बड़े-बड़े स्टार्टअप्स हैं, बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादा पे करती है क्योंकि उनकी ग्रोथ ज़्यादा है, उनका प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से एबिलिटी टू पे भी इफ़ेक्ट डालती है कि कितना हमें पे करना है हमारी कंपनसेशन मैनेजमेंट पे। नेक्स्ट है वर्थ ऑफ ए जॉब। यस, वर्थ ऑफ ए जॉब तो ऑब्वियसली इफेक्ट डालेगी कि आपकी जॉब कितनी स्किलफुल है, कितनी आपको उसके अंदर एक्सपीरियंस चाहिए। जिसके मतलब कई जॉब ऐसी होती है जिसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ मैं कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉय को। तो क्या होगा फिर, उसकी जो सैलरी होगी वो ज़्यादा होगी। जो एक फ्रेशर्स है, जो फ्रेशर को ले रहे हैं हम, उससे जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है उसकी सैलरी कितनी होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वर्थ ऑफ द जॉब भी देखी जाती है कि जॉब कितनी वर्थी है, ये कितनी स्किलफुल है, ये कितनी स्किलफुल नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी कंपनसेशन पॉलिसीज बनाते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज रिलेटिव वर्थ, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज़ रिलेटिव वर्थ है उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया ना पहले, ये जो वर्थ ऑफ द जॉब है इसी की तरह है ये कि जो एम्प्लॉय है वो किस तरीके की जॉब परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके बेस पे हम उसकी सैलरी डिसाइड करते हैं कि कैसी उसकी जॉब है, चैलेंजिंग है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, टेक्निकल है, किस तरह की जॉब है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। होप आपको ये इंटरनल फैक्टर सभी समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है जॉब इवेल्युएशन। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो जॉब है उसका कम्प्लीटली इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, कि जॉब क्या है, कि सब कुछ सारे फैक्टर्स देखते हैं उसके अंदर, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसके अंदर जो इफेक्ट करेंगे जॉब को, ठीक है, वो सब कुछ मतलब कम्प्लीटली इवेल्युएट करते हैं हम जॉब को और डिस्क्राइब करते हैं जॉब को कि इसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, वो हम जॉब के बेस पे डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट है कंपनसेशन पॉलिसी कैसी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, बड़ी है या छोटी है। नेक्स्ट है एबिलिटी कितनी है हमारी पे करने की। नेक्स्ट है वर्थ ऑफ अ जॉब। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज रिलेटिव वर्थ। तो ये थे हमारे इंटरनल फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर जो कंपनी को आउटसाइड भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज है, तो उनके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी जो सैलरी है उसको बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारे वो लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस करनी चाहिए जो हमारी पॉलिसीज है, ठीक है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हैं, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923 हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 हो गया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 हो गया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1948 हो गया, 1952 वाला भी है। नेक्स्ट दी पेमेंट टू बोनस एक्ट 1965, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1971, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो ये वेरियस टाइप ऑफ एक्ट्स है जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस क्या होती है, ये जो लेबर यूनियंस होती है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेज और सैलरी डिसाइड करने में, ठीक है। अगर जो लेबर यूनियन प्रेजेंट है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके प्रेशर में होगी, ठीक है, जो लेबर यूनियन है, क्योंकि वो चाहेंगे कि जो सभी लेबर्स हैं, जितने भी जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको उनको जो सफिशिएंट वेजेस मिलनी चाहिए उनके काम के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी को कम वेज ना मिले, जितना वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें सफिशिएंट वेज मिलनी चाहिए, ठीक है। जहाँ ट्रेड यूनियन प्रेजेंट होते हैं और जहाँ ट्रेड यूनियन प्रेजेंट नहीं होते हैं वहाँ कंपनी अपने अकॉर्डिंग सैलरी फिक्स करती है, वहाँ उन्हें ज़्यादा फ्रीडम होती है, ठीक है। तो ये होगी लेबर यूनियंस। नेक्स्ट है आपका लेबर लॉज। वेरियस टाइप ऑफ लेबर लॉज जो मैंने अभी ऊपर बताया ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जो गवर्नमेंट लॉज है, ये वेरियस टाइप ऑफ लेबर लॉज से जो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, वो उसी के अंदर कंप्लीट हो गया टॉपिक। नेक्स्ट है डिमांड एंड सप्लाई। यस, डिमांड एंड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। कैसे इफेक्ट डालती है, देखो, अगर कहीं पे आपकी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो जो एम्प्लॉयर होगा वो सैलरी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा, ठीक है, वो सैलरी कम देगा क्योंकि उसको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो कम सैलरी उनको देना प्रेफर करेगा क्योंकि सप्लाई वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर कहीं पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो वो हायर वेजेस पे भी एम्प्लॉयज़ को हायर करेगा, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई भी बहुत इफेक्ट डालते हैं आपके कंपनसेशन पॉलिसीज़ के अंदर। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग। देखो, अब डिफरेंट जो
जो सिटीज़ हैं, ठीक है, कोई जो मेट्रो सिटीज़ हैं, ठीक है, और जो छोटे शहर हैं, तो उन सब में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो डिफरेंट होती है, तो वो भी इफ़ेक्ट डालती है कि उनके अकॉर्डिंग हम अपनी वेज पॉलिसी बनाएँ, ठीक है? कि अगर मुंबई वगैरह, दिल्ली, इन सब महानगरों के अंदर जो ये मेट्रो सिटीज़ है, अगर इनके अंदर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको जो छोटे शहर हैं उनके कंपैरेटिवली हायर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है या जो महंगाई है वो ज़्यादा है, ठीक है? तो इसलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट आपकी सोसाइटी, आप किस सोसाइटी में रह रहे हो, सोसाइटी भी आपका बहुत इफेक्ट डालती है, ठीक है? तो सोसाइटी भी हायर होती है, लोअर होती है, तो हर तरीके से उसका एनालाइज किया जाता है, ठीक है? तो सोसाइटी भी बहुत इफेक्ट डालती है। तो ये थे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसमें आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, ट्रेड यूनियंस, लेबर लॉज, डिमांड एंड सप्लाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और सोसाइटी। तो और इंटरनल, अब हमने 2 पढ़े हैं, इसमें इंटरनल पढ़े हैं, एक्सटर्नल पढ़े हैं, बाकी सब मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना मुझसे। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट, कि कंपनसेशन मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या है, कैसी होनी चाहिए कंपनसेशन मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी सफिशिएंट फ्लेक्सिबल। इसका मतलब क्या है कि ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना कि देखो, रिगिड तो हम बना नहीं सकते ना कंपनसेशन पॉलिसीज को अपनी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लो रिसेशन आ गया, ठीक है, कई बार बूम आ गया। अगर रिसेशन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी को थोड़ा कट कर सकते हैं, थोड़ी कम सैलरी देंगे हम उनको, ठीक है, क्योंकि रिसेशन आया हुआ है, बूम पे चले जाए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए इकोनॉमी के अंदर, तो हम क्या करेंगे, सैलरी को बढ़ा देंगे। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए तो हम सैलरी को बढ़ा देंगे। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाए तो हम सैलरी को कम कर देंगे, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मतलब जो चेंजिंग कंडीशंस हैं ये उनके साथ वेरीज करनी चाहिए। दी policies should the policies should be varies according to changing condition, ठीक है, उनके साथ वेरी हम कर सके, जो भी चेंजिंग कंडीशन है उनके साथ हम चेंज कर सके पॉलिसीज को, तो ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स, मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है और जो प्रोग्राम है उसके साथ ये कंसिस्टेंट करनी चाहिए। मतलब जिस तरीके की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो कंपनसेशन पॉलिसी है वो भी ऐसी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इतना पे कर सके और हमने मतलब अलग बना दी है, बिल्कुल डिफरेंट बना दी है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्लान से बिल्कुल उनसे डिफरेंट हमने अपनी पॉलिसीज बना दी है, तो वो वहाँ कारगर सिद्ध नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग लोकल एंड नेशनल कंडीशंस। तो जो लोकल और जो नेशनल कंडीशंस है, मैंने वही बताया ना कि कभी बूम आ रहा है इकोनॉमी में, कभी रिसेशन आ रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, या फिर जैसे अभी कोरोना आया था तो उस टाइम पे कई लोगों की सैलरी नहीं दी कंपनीज ने, ठीक है, कईयों की कम कर दी कंपनीज ने, तो अकॉर्डिंग टू लोकल एंड जो नेशनल कंडीशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हम कर सके, इस तरीके की वो होनी चाहिए हमारा जो कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट की सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, लीगल कंप्लायंस, मतलब जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको ध्यान में रख के बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब कि कोई भी भेदभाव ना हो, जो एक जैसी जॉब कर रहे हैं, मतलब जो सिमिलर पोस्ट पे हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, जो एम्प्लॉय ए और एम्प्लॉय बी सिमिलर पोस्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी भी सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। अगर उनकी पोस्ट इंक्रीज होती है तब उनकी सैलरी में डिफरेंस आ सकता है। मान लो एग्जांपल के लिए लेते हैं हम कि एम्प्लॉय ए है, उसका अगले साल प्रमोशन हो गया, तो उसकी सैलरी तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। तो इसमें हम नहीं कह सकते कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नहीं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसकी प्रमोशन हुई है, इसलिए उसकी सैलरी हमने इंक्रीज कर दी परफॉर्मेंस के बेस पे। लेकिन जब हम हायर करते हैं तब अगर 2 पर्सन है, एम्प्लॉय ए और बी, तो वो सेम सैलरी पे हम हायर करेंगे, तो उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो एक जैसा काम कर रहे हैं, जिनके पास एक जैसी स्किल्स है, उनकी सैलरी भी एक जैसी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, जैसे जिसकी परफॉर्मेंस, जैसे मैंने बताया, इसी के बेस पे उसे सैलरी पे करनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट के साथ वो आपका काम करता है, वो हमेशा आपको नए नए आइडियाज़ देता है, वो इन्वॉल्व होता है कंपनी के हर प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, तो उसकी सैलरी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी क्योंकि वो इंटरेस्ट से काम कर रहा है। लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसके पास ना इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग होगी। तो परफॉर्मेंस जैसे जिसकी है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका जो सैलरी का स्ट्रक्चर है। तो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स के साथ, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए चेंजेस लोकल एंड नेशनल कंडीशंस, सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, लीगल कंप्लायंस होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो आज एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़े हैं फैक्टर्स अफेक्टिव कंपनसेशन मैनेजमेंट, तो उसमें इंटरनल पढ़े हैं हमने, एक्सटर्नल पढ़े हैं। अगर आपको उसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट हमने पढ़े हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू।